देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एंड द एलिप्स एंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो दोनों चीजें हमें बतानी है, पहले तो कॉमन टेंजेंट निकालना है और फिर लेंथ इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये सर्कल और इलिप्स किस तरीके से हैं, ये इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ए ग्रेटर देन बी है, और ये हमारा सर्कल। एक काम करते हैं, इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये 5,0, ठीक है, ए स्क्वायर इज 25, तो ये -5,0 और ये हमें गिवन है कितना 0,2 एंड ये हो जाएगा 0,-2। अब अगर सर्कल ड्रॉ करोगे तो रेडियस 4 का सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सर्कल यहाँ से जा रहा होगा, सेंटर सेम है कुछ इस तरीके का, और हमें क्या लिखनी है, कॉमन टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मतलब ये लाइन हमें लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद उसकी लेंथ इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस वो तुम्हें बतानी है, मतलब हमें इस लेंथ का आंसर भी करना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमें ए बी की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ ए बी एंड लेंथ ए बी, ये दोनों चीजें लिखनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, भाई सर्कल पर कॉमन अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास है, और अगर कोई लाइन एलिप्स पे टेंजेंट है तो भी हमें पता है क्या होता है। अगर कोई लाइन एलिप्स पे टेंजेंट है तो हम कैसे लिखते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अगर हमें लिखनी है तो कैसे लिखोगे, कोई पॉइंट कंसीडर कर लो एलिप्स पे, एलिप्स पे पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ए मतलब 5 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। तो एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x cos थीटा अपॉन ए प्लस y sin थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन अगर सर्कल को टेंजेंट है, ठीक है, तो सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दें हम, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर, सेंटर इज 0 0, तो 0 0 से परपेंडिकुलर लेंथ अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए x1, तो ए हमारा cos थीटा अपॉन 5 है, लेकिन x1 इज 0, फिर b y1 से ये भी 0, और फिर -1 आ जाएगा अपॉन में √a² प्लस b² मतलब cos² थीटा अपॉन 25 प्लस sin² थीटा अपॉन 4, और ये हम इक्वेट कर देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो कॉमन टेंजेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगा ये, भाई इसको ऐसे लिख लें, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा cos² थीटा अपॉन 25 प्लस sin² थीटा अपॉन 4, और इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16। ठीक है, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया और स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, ओके, तो यहाँ से sin² को 1 - cos² लिख लें, cos² थीटा प्लस 1 - cos² थीटा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 25 है, इज इक्वल टू 1/16 है। तो ये एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 cos² प्लस 25 - 25 cos² थीटा, और एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, 25 × 4, राइट साइड में 1/16 है, तो ये 4 बच गया, और ये 25 यहाँ पर आ गया, 25/4, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये कितना हो जाएगा, और ये इन दोनों को साथ में भी कर देंगे तो ये हो जाएगा -21 है, -21 cos² थीटा प्लस का 25, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और राइट साइड में क्या है 25। बच्चों कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना, देखते रहना कैलकुलेशन। ये बन जाएगा माइनस ये 4 ये 8, तो 84 -84 cos² थीटा, और ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -75, बाप रे, cos² थीटा की वैल्यू आ गई 75/84। ठीक है, तो ये cos² थीटा की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए था, हमें तो
लेंथ इंटरसेप्टेड भी लिखनी है। अच्छा, अब जो आंसर दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है बच्चों, दो करेक्ट है, मतलब लाइन भी लिखे या लेंथ से ही काम चल जाएगा? भाई यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? √75/84। ठीक है, तो ये लाइन आ जाएगी। अच्छा, अब देखो, ये अगर इंटरसेप्ट कट कर रही है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे? ये ए 5,0 नहीं है बच्चों, ठीक है, ये ए कुछ और होगा, क्योंकि हमारा अगर सर्कल ऐसा है और इलिप्स ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट जो होगी वो कहीं यहाँ पे कट कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये 5,0 हो जाएगा, नो, वो दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार एक्स को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी और पॉइंट बी आ जाएगा, और एक बार y 0 करो तो x आ जाएगा, तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ठीक है, और फिर cos थीटा की वैल्यू से sin थीटा निकल जाएगा, और फिर वैल्यू निकल जाएगी ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्यों अक्षत? अक्षत कह रही हूँ, सॉरी अर्नव, समझ में आया कैसे करना है? अरे मैम एक बताओ। बार और बता दो। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं इसका आंसर चेक कर लूँ, इसका आंसर की भी, रुको एक मिनट, वो तो कहीं और ही है, क्योंकि मेरे को आंसर निकालना बड़ा मेहनत का काम लग रहा है। लेट मी सी इसमें क्या आंसर्स हैं। अच्छा, इसका सिर्फ बी करेक्ट, बी क्यों? अच्छा, ए बी सी तीन करेक्ट आ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है ना ये। इसके ए बी सी तीन वैल्यूज करेक्ट आ रही हैं। अच्छा, वैसे तो भाई रूट में तो वैल्यू आ रही है, एक बार इसका आंसर कोई निकालेगा, रूट ओवर दिस कितना होगा? 75 का मतलब कितना हो गया? 15 × 5, 5 × 3 × 5, तो ये हो जाएगा 5√3। और 84 का मतलब कितना हो जाएगा? 84 इज, दिस इज 2 × 42, 42, ठीक है, तो 2 × 2 × 21, तो ये कितना आ जाएगा? 2√21। अच्छा, तो ये हो गया 2√21, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5/2√1/7, क्योंकि ये क्या लिखा है, √3 × √7, तो cos थीटा की वैल्यू ये आ रही है। अगर कैलकुलेशन सही है तो हम यहाँ से ए पॉइंट और बी पॉइंट की वैल्यू निकाल लें, बल्कि लाइन की भी इक्वेशन देखो, ये वाली भी करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें √7 √3 सब नजर आ रहे हैं। ठीक है, बस इसमें sin थीटा cos थीटा डालना है, हो जाएगा। अरे बताओ, करूं पूरा या कर लोगे? नो मैम, हो जाएगा। समझ में आया अर्नव कैसे करना है? यस नहीं मैम। भाई, मैम आगे। तुमने इलिप्स के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, इलिप्स पे पॉइंट कंसीडर करा, उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। अब ये लाइन सर्कल पर भी टेंजेंट है, इसका मतलब सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने लगा दी, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। यहाँ से हमें cos² थीटा की वैल्यू मिल गई, मतलब cos थीटा मिल गया। ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ रही है cos थीटा की। अब cos थीटा पता है तो sin थीटा पता चल जाएगा। ठीक है, अब sin थीटा cos थीटा पता है तो तुम्हारे पास ये टेंजेंट लाइन आ जाएगी, यहाँ से sin cos की जगह वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन आ गई, तो बेसिकली हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो यहीं से आ जाना चाहिए। ओके, और फिर लेंथ इंटरसेप्टेड पूछी है, तो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढ लो। वो कैसे मिलेंगे, एक बार x0 एक बार y0 से, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी की वैल्यू। ठीक है, यस मैम। कंप्लीट कर लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर देख लेंगे करके, कहीं कैलकुलेशन एरर अगर होगा तो। ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए, मेरे को लगता नहीं मैंने किया है, सब देख लिया है वापस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्वामिल, तुम्हारा ये हो गया था? यस मैम। ओके, तुम्हारा सेकंड हो गया था? तो हम सेकंड वाला नहीं हुआ था। अब हो जाएगा? यस मैम। ठीक है,
देखो ये क्या कह रहा है, एस एंड एस डैश बी द फोकाई ऑफ एन एलिप्स, ठीक है, बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, ट्राइंगल एस डैश बी एस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल with right angle at B, area of this triangle is 8 square unit, length of latus rectum of the ellipse हमें आंसर करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। ये एलिप्स बना लिया हमने, एस एन एस डैश फोकाई, तो ये एस हो गया, ये एस डैश हो गया, बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, तो इसको बी ले लेते हैं, और हमारा ये जो ट्राइंगल है एस डैश बी एस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, यानी कि ये एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया है, और हमें एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस डैश बी एस इज 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हमें लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू बतानी है। फाइन, तो इसका मतलब हमें ए और बी अगर मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका एरिया लिखेंगे कैसे, अगर ये 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया लिख सकते हैं, है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये लाइन भी तो परपेंडिकुलर होती है, एक मिनट, ये लाइन भी तो परपेंडिकुलर है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, है ना, तो एरिया तो चाहे कैसे भी लिखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस इज एस एस डैश विच इज 2AE इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी स्मॉल बी के बराबर, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया मैंने, और ये किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो देखो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया ए बी एंड ई में, ठीक है, तो क्या आ रहा है ये AEB इज 8, ये आ रहा है, ओके। अच्छा, दूसरी चीज क्या, कि ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब है स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, अगर ये पॉइंट 0,1 सॉरी 0,B, दिस इज -AE,0, दिस इज AE,0, तो अगर मैंने स्लोप्स का प्रोडक्ट लिया मतलब स्लोप ऑफ S डैश B इंटू स्लोप ऑफ SB, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर, तो स्लोप ऑफ S डैश B मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ये a ही आ जाएगा, ठीक है, चेक करके देख लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये प्लस हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस a ही आ जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर e स्क्वायर के बराबर आ गया, तो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है, ओके। अब एक रिलेशन हमारे पास ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्क्वायर के प्लेस पर अगर मैंने रख दिया ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर गॉन, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2e स्क्वायर इज 1, तो ई स्क्वायर इज 1/2, ई की वैल्यू आ गई 1/√2, ठीक है, ई की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ठीक है, और ए बी ई इज 8, ये तो कुछ यूज ही नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, एरिया, हाँ हाँ, ये ए बी ई है, हाफ इंटू बेस, बेस इज 2AE इंटू हाइट इज बी, इस फॉर्म में तो ये भाई यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8 अपॉन ई कितना है 1/√2, तो ये हो जाएगा ऐसा, ए बी इज 8√2, अच्छा 2 इधर कर दो तो 2b स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन ए इज जस्ट ए के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से ए बी कितना है 8√2 के बराबर आ रहा है, कैसे अरेंज किया जाए कि हमें डायरेक्ट a2b स्क्वायर अपॉन ए मिल जाए,
वही ये ठीक है। वैसे तो देखो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8√2/a के बराबर। b की वैल्यू इतनी आ गई इन दोनों से। b की वैल्यू यहाँ पे डाल दें अगर, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हो जाएगा कुछ इधर उधर करके चीजें। इक्वेशंस तो बहुत सारी मिल गई हैं। तो 2 × मतलब 64 × 2/a²। ये क्या आ गया, a² के बराबर। तो मतलब यहाँ से a आ जाएगा। a की पावर 4 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, ये 4 × 64। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 4, और ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 4 आ गई। तो ये 4 के ही बराबर हो जाएगा। 4 ऑप्शन में है। बच्चों समझ में आया, किसका डाउट था ये? मैम मेरा था। हाँ अर्नव, समझ में आ गया? यस मैम आ गया। तो कुछ खास कुछ करना नहीं है, तुमने बस एक्सप्रेशंस लिखने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर तुम्हें 2b² a तक पहुंचना है। ठीक है, तो बस थोड़ा देख लो कि किसको किसके प्लेस पर रख के। मैंने, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया है यहाँ पर, इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो ई, चलो ई की तो वैल्यू की जरूरत तो पड़ी थी, तो मतलब इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये आ जाता है। ए की जैसी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा जो 2b² a है, इस एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं, 2b² a इज बेसिकली a के बराबर है ना। तो बस a का आंसर चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो a तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, तो कुछ देख लो कि कैसे a निकलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन 6 में क्या था, सिक्स है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस लाइन टचेस द इलिप्स दिस। ठीक है, तो कोई लाइन किसी इलिप्स को टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। ये क्या लिखा हुआ है, x² / 16 + y² / 9 = 1। ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a² कितना है 16, b² कितना है 9, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c² = a² m² + b²। अगर कोई लाइन y = mx + c इस इलिप्स को टच कर रही है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो y इंटरसेप्ट है उसका स्क्वायर हमें इसके बराबर करने से हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाती है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन इज दिस y = x + लैम्डा, तो इसमें जो लैम्डा है वो y इंटरसेप्ट है, तो लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर हो जाना चाहिए, a² is 16, m² is 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज m। ठीक है, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस b² is 9। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5। तो 5 ऑप्शन में है, तो 5 को टिक कर दो। ओके, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन 8। वहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 फिर 16। ठीक है, क्वेश्चन 8 में क्या है, सोमेल बताओ ये कैसे करेंगे, या डाउट था? हमें डाउट था। ओके भाई, देखो ये इलिप्स दिया हुआ है। इलिप्स क्या है, x² / 5/3 ऐसे लिख सकते हैं, + y² / 5/2 = 1। ये इलिप्स है, एक मिनट, a ग्रेटर देन b है लेस देन है, क्यों बच्चों, a लेस देन b है, 5/3 5/2 क्या बड़ा है, 5/2 है ना। तो इलिप्स कैसा बनेगा, वर्टिकल। ठीक है, तो एनीवे पॉइंट 1,2 तुम्हारा कहीं पर है, से यहाँ पर हमने ले लिया, और हमने इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, 2 टेंजेंट्स, हमें इनके बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, तो एक आउटसाइड पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y = mx ± √a² m² + b² के बराबर। ठीक है, अब ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, 1,2 से, तो 1,2 सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा दो और a² b² की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या दिखाई पड़ेगा, 2 = m
x की जगह 1 प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर इज 5/3 m स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर मतलब 5/2। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू तो क्या, यहाँ पर हमें m के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इन m, और फिर हमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। भाई ये क्या लिखा है, m को लेफ्ट में लेकर जाओ, स्क्वायर करो तो क्या आएगा 4 प्लस m स्क्वायर माइनस का 4m। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करके ऐसे लिख दिया, और राइट साइड में आएगा 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2। ठीक है, तो m स्क्वायर को एक तरफ करेंगे तो इसको इधर ले आओ, m स्क्वायर कॉमन हो 5/3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2/3 m स्क्वायर आएगा प्लस का 4m आ जाएगा, इसको भी राइट में कर दिया, और 5/2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8 मतलब -3/2, तो इसके प्लेस पर क्या है -3/2, तो 2/3 m स्क्वायर है प्लस का 4m है -3/2 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस का 24m, ठीक है, एंड माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसको हटा दो, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास m में देखो एक क्वाड्रेटिक आ गई, और अगर ये m में क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे m1 एंड m2, और अगर हमें इनके बीच का एंगल लिखना है दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में, तो कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दो लाइंस के बीच का ही तो एंगल है वो। ठीक है, तो m2 माइनस m1 कैसे लिखते हैं, हम इसको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और अपॉन में क्या है 1 प्लस m1 m2। अब बस m1 m2 और m1 प्लस m2 दोनों की वैल्यू लिख लो, m1 प्लस m2 माइनस b/a, तो माइनस b/a करोगे तो -6 आ जाएगा, एंड m1 m2 c/a तो कितना आ जाएगा -9/4। ठीक है, ये वैल्यूज डाल दो और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, शामिल हो जाएगा, Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन है लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्स दिस। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड मतलब अगर ये एलिप्स है और ये से कोई फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, फोकस क्या हो जाएगा AE,0, ये ए बी ले ली हमने। हमें क्या चाहिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमने मान लिया फोकल कॉर्ड का, से दिस इज x1 y1, ठीक है, ऑफ दिस एलिप्स। हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए x1 y1 का। ठीक है, मतलब हमें x1 y1 में रिलेशन चाहिए, तो क्या करें सबसे पहले भाई, अगर इक्वेशन ऑफ हमें लिखनी है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given, तो हम लिख सकते हैं कैसे, t इज इक्वल टू S1 से, फॉर्मूला याद आ गया बच्चों, t इज इक्वल टू S1, यहाँ पे जो पॉइंट है x1 y1 वो रेफरेंस पॉइंट है t और S1 के लिए। t कैसे लिखते हैं, टेंजेंट वाली मतलब रिप्लेसमेंट मेथड से, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर -1। देखो मैंने इस इलिप्स के लिए क्या लिख दिया, t की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया -1 को, राइट हैंड साइड 0 कर ली। ठीक है, अब t की वैल्यू लिख ली, तो t कैसा दिखेगा, ऐसे रिप्लेसमेंट मेथड से, और इक्वल टू क्या लिखना है हमें S1 मतलब कर्व एट द पॉइंट, मतलब x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1।
तो ये तो हमने लिख ली ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। अब ये जो कॉर्ड है ये फोकल कॉर्ड है, तो अगर फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास हो रही है, और फोकस से पास होगी यानी कि ए कॉमा जीरो को सेटिस्फाई करेगी। तो जरा ये एक्स और वाई के प्लेस पर क्या डाल दोगे, ए कॉमा जीरो, ठीक है, एक्स एंड वाई, क्योंकि दिस इज पासिंग थ्रू ए कॉमा जीरो, तो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पर ए, वाई के प्लेस पर जीरो, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। राइट साइड में एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है एज इट इज, वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है एज इट इज, लिख दो, हो गया हमारा काम। एक्स वन वाई वन में रिलेशन चाहिए था, आ गया। अब एक्स वन वाई वन को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो टू गेट द लोकस। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ए। अर्नव समझ में आ गया? यस मैम। सबको क्लियर है? अदिति, अदिति तो है ही नहीं क्लास में, क्यों अदिति है? यस मैम। अच्छा, हो लेट आए थे? हाँ, यस मैम, थोड़ा लेट। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। रिना समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अरे मेरा ये कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12th। देखो क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट टू इलिप्स दिस इज। ठीक है, तो जो कह रहा है बस वही करते जाओ। ये हमने एलिप्स ले लिया, ये हमने टेंजेंट लाइन लिख ली। क्या होती है टेंजेंट लाइन? कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लेते हैं पॉइंट हमेशा, एनी पॉइंट ऑन एलिप्स पे। तो टेंजेंट कैसे लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो -1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो इसको। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो ये हमने फोकस लिख लिए से दिस इज f1 दिस इज f2, और हमने क्या करना है, इन दोनों फोकस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं ऑन दिस टेंजेंट लाइन। से दिस इज p1 दिस इज p2, और हमें इन p1 p2 का प्रोडक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लिख लो, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तो ये लाइन है, और एक बार हम क्या लिखेंगे, जब P1 लिखेंगे तो ए कॉमा 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, तो ए x1, ए मतलब cos थीटा अपॉन ए इंटू x1 मतलब x1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, प्लस वाई वाई ए x1 बी y1, तो b क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन बी, y1 इज 0, y1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और P2 लिख लो, P2 क्या हो जाएगा, बस अभी हमारा माइनस ए ही कॉमा 0 पॉइंट है। ठीक है, तो x1 के प्लेस पर यह आ जाएगा, तो a मतलब cos थीटा अपॉन ए इंटू x1 मतलब माइनस ए ही। ठीक है, ये दूसरा वाला फिर से 0 हो जाएगा, और -1 एज इट इज, और अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, cos स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर व साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो P1 P2 क्या हो जाएगा, भाई देखो यहाँ से एक काम करो, ये टर्म भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस हमने कॉमन लेके ये मॉड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, यहाँ पर आएगा cos थीटा, ये ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा e cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन बी। अच्छा, साइन थीटा अपॉन बी तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके ओके, तो e cos थीटा बचा यहाँ से, और -1, और अपॉन में क्या है, cos स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया। और P2 मतलब ये ए से कैंसिल हो गया, लेकिन ये दो माइनस साइन मॉड से एब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पे बच गया cos थीटा प्लस 1 e cos थीटा प्लस 1, और अपॉन में क्या है, रूट ओवर द सेम cos स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है मॉड ए मॉड ए बी के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों ये चीजें मॉड के अंदर आ जाएंगी, और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और नीचे रूट हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, P1 P2 की। ठीक है, ओके। तो हमें अब एक बार चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में लेकर आना है। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जस्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ई स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, हमारे पास ये रिलेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ओके। ई स्क्वायर की वैल्यू, ई स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर किसके बराबर है, ये है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन में इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लोगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो यही है, और नीचे तो सेम ही चीज लिखी हुई है, एक बार फिर से थोड़ा और ठीक से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कट गया, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर ऊपर चला गया, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों से अगर मैंने ए स्क्वायर बाहर किया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा -1 बन रहा है। तो मतलब अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो ये फिर से बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस मॉड से एडजस्ट हो जाएगा, और तुम्हारे पास जो न्यूमरेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में लिखा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। ये और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बी स्क्वायर। तो आंसर इज बी स्क्वायर, ओके। किसका डाउट था ये, क्वेश्चन 12 अनुष्का है, Make मेरा Yes, ma'am. अच्छा रिनफ समझ में आ गया, अनुष्का ओके, yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो बस सिंप्लीफिकेशन था इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। तो लगे रहो टाइप्स, अपने आप आंसर आ जाएगा, तो कर लोगे, आगे बढ़े, Yes ma'am. ठीक है। क्वेश्चन 16, number of values of c such that straight line y is equal to 4x plus c touches this curve। इस कर्व को अगर ये लाइन टच करती है तो हमें पता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है, तो कैसे लिखेंगे, सी स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ही हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज, ये m है तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना, ये लगा रहे हैं। तो एम स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 एंड प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो देखो सी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये हो जाएगा 64 प्लस 1 65, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया, 16 हो गया, 17 देख लेते हैं। सेवनटीन क्या कह रहे हैं, if the tangent at the point this on the ellipse this meets the auxiliary circle in 2 points, ठीक है, the chord joining them subtends the right angle at the center, then the eccentricity of the ellipse given by, ठीक है। तो भाई एक बार तो पहले इसको ड्रॉ करके देखो ये क्या बोल रहा है, ये हमारा एलिप्स हो गया, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ऑन द एलिप्स, ए cos थीटा बी sin थीटा, ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्कल भी बना लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन द एलिप्स मीट द ऑक्सिलरी सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो ऑक्सिलरी सर्कल को ये 2 पॉइंट्स पे मीट करेगी। से ये पॉइंट P था, इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो, तो R एंड Q पॉइंट्स हमें मिल गए ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल फॉर दिस एलिप्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द कॉर्ड ज्वाइनिंग देम, कॉर्ड ज्वाइनिंग देम, ठीक है, हमने कॉर्ड ज्वाइन कर ली, सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, यानी अगर ये सेंटर है तो ये कॉर्ड, दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। होगा ऐसा? क्यों सौमिल, ये हो गया था क्वेश्चन, क्या डाउट है? यस मैम, ये वाला हो गया था। हो गया था, अच्छा ठीक है। तो ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, हमें सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स बतानी है। ठीक है, तो क्या किया जाए? बताओ सोमिल, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें? हमारे पास देखो अब क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, इसको एक बार जरा अलग से कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्यू आर भी अवेलेबल है। इक्वेशन ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ क्यू आर इज बेसिकली टेंजेंट एट पॉइंट पी, यस और नो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x cos थीटा अपॉन a प्लस वाई साइन थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ क्यू आर। ठीक है, अब जरा एक बार इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लो। कौन सा डायग्राम? जो हमारा ये ऑक्सिलरी सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन भी हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और से ये कॉर्ड थी, क्या था, क्यू आर। ठीक है, ये पॉइंट Q था, ये पॉइंट R था। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। इसका मतलब हमें ए बी में कोई रिलेशन लेकर आना है, क्या कहते हैं, इस कंडीशन से कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और फिर एक रिलेशन हमारे पास ये होता है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। ठीक है, जनरली यही होता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, ये 90, ये 0 0 है, ओरिजिन है, तो आप क्या करें भाई, ऐसे देखो, अगर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दिस कॉर्ड, ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल तो पता ही है, मतलब ये a के बराबर, और अगर ये ओरिजिन है जिसको हम o बोल रहे हैं और ये से पॉइंट m है, तो हमें OM की वैल्यू भी मिल जाएगी, OM निकाल सकते हैं ना हम। अब अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर लें, कौन सा, OMR, ठीक है, अगर हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया तो OMR में ये एंगल 45 होगा या नहीं होगा? अरे होगा, क्यों नहीं होगा, दोनों ट्रायंगल्स को अगर तुम कंसीडर करो तो दोनों कैसे ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट है। ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर से परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये दोनों इक्वल, और ये दोनों इक्वल, और ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल, ये 90 ये 90, तो हो गए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स। इसका मतलब है ये 45 डिग्रीज है, ये भी 45 होगा। एनीवे हमें बस इसी 45 की जरूरत थी, क्योंकि हम समहाउ ए और बी में रिलेशन चाहते हैं, और हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही साइड्स ट्रायंगल की पता है, और दोनों 45 से रिलेट हो जाएंगी इस एंगल से। कैसे? हमें परपेंडिकुलर लेंथ यानी OM पता चल जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। कॉर्ड की इक्वेशन ये लिखी हुई है जो टेंजेंट थी इलिप्स पे, ओके, और हमें OR भी पता है। OR क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, तो अगर मैंने ट्रायंगल OMR लिया तो यहां से cos 45 किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा, एक मिनट, cos लेंगे, ये A है ना, हाँ, तो नहीं, सॉरी साइन लेंगे ना, cos लो, साइन लेंगे, साइन 45, साइन 45 लोगे तो किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा OM अपॉन OR, होगा या नहीं होगा? ये वैल्यू हो गई 1/√2। OM की वैल्यू लिख देते हैं। OM कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, इस लाइन को इस फॉर्म में लिख लो, राइट साइड 0 करके,
ए x1 b y1 दोनों गायब हो जाएंगे बिकॉज x1 y1 0 है। क्या बचेगा? सिर्फ -1 इसका मॉड और अपॉन में रूट ओवर कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई किसकी? OM की, और OR कितना है? A के बराबर। तो हम इक्वेट कर देंगे साइन 45 1/√2 OM इज दिस, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और अपॉन OR। अपॉन का मतलब आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब बस अब यहां से हमें क्या ढूंढना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रिलेशन। ठीक है, तो इस ए को तो पहले भेज दो यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2/a² आएगा लेफ्ट साइड में, रेसिप्रोकल करा, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रेसिप्रोकल करा, स्क्वायर किया, तो ये आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो रिलेशन है वो साइन कॉस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो एनीवे एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ए स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा? 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो हमें यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ये रिलेशन है जहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू इससे इक्वेट कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर कर दिया। हमें ई तक पहुंचना है, तो ठीक है, निकालो बी की वैल्यू। ई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब 2 को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 को एडजस्ट कर दिया 1 + 1 में, और नीचे 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? ये पूरी वैल्यू 1 ही हो गई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस, वैसे भी ये तुम्हारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 था, तो 2 माइनस 1 से वैल्यू 1 ही आनी थी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। एनीवे ये आ गया। अब एक बार आंसर जरा चेक करते हैं। इसमें वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई है, या तो आंसर सिर्फ साइन में या तो सिर्फ कॉस में, और 2 तो किसी में भी नहीं है। इसका मतलब 2 तो हमें एनीवे हटाना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, 2 माइनस इस कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है? ये ई स्क्वायर निकला हुआ है, तो बस अब तुम्हारा ई आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और पावर -1। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, तो अब चेक कर लेना आंसर। ठीक है, ये सी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ओके, जिसका डाउट था उसे क्लियर है? यस मैम। 17 डन। 18 इज दिस। बाप रे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है। देखो अभी क्या कह रहा है? CF इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर C ऑफ द एलिप्स दिस, ओके, ऑन द टेंजेंट एट पॉइंट P, एंड G इज अ पॉइंट वेयर द नॉर्मल एट P मीट्स द माइनर एक्सिस। ये ड्रॉ करके ही पता चलेगा क्या बोल रहा है। फिर से एक बार, जो हमने इलिप्स बना लिया। CF is perpendicular from center of the ellipse on the tangent at point P। ठीक है, तो ये हमने से टेंजेंट बना ली, टेंजेंट एट पॉइंट P, पॉइंट लिख लिया A cos थीटा B sin थीटा। ओके, CF is perpendicular, तो C से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, तो ये हो गया CF। आगे ओके,
एंड जी इज अ पॉइंट वेयर द नॉर्मल एट पी, तो नॉर्मल एट पी ड्रॉ कर लेते हैं, मीट्स द माइनर एक्सिस। ये देखो, ये माइनर एक्सिस को देखो कहीं यहाँ पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, जी, कैपिटल जी। ठीक है, एंड जी इज द पॉइंट वेयर द नॉर्मल एट पी मीट्स द माइनर एक्सिस। ओके, हमें आंसर करना है सी एफ इंटू पी जी के होल स्क्वायर का। ठीक है, सी एफ यानी कि ये वैल्यू, एंड पी जी मतलब ये वैल्यू। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वी हैव, हमें एफ पॉइंट चाहिए। नहीं तो ये सी एफ तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। सी एफ क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, तो ये सी एफ की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। और पीजी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड जी, क्यों, ठीक है ना, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड जी। अब जी के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख दें, फिर अगर x को 0 करेंगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो पीजी कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और फिर सी एफ इंटू पीजी से ये प्रोडक्ट आ जाएगा, उसका स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। क्योंकि ए और बी हमें गिवन है इसलिए आंसर वैल्यू फॉर्म में आ रहे हैं। अरे बच्चों हो जाएगा तो मैं छोड़ दूं, बताओ किसका डाउट था, या कर दें, मैम कर दो। कर दूं, अच्छा चलो ठीक है। देखो फिर सबसे पहले टेंजेंट लिखनी है, सी एफ निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा अपॉन ए। एक काम करते हैं बच्चों, अभी ए बी के साथ कर लेते हैं, ठीक है, बाद में हम ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5 डाल के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज दिस एंड बी इज 5। ठीक है, तो एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये हमारी टेंजेंट है, और इससे हमने 0 0 से परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, तो राइट साइड 0 कर लिया, और सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट वुड बी -1 अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया सी एफ। ओके, अब हमें पीजी लिखना है, तो पहले हमें नॉर्मल लिखनी पड़ेगी, नॉर्मल एट पी। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, अनुष्का बताना, अदिति ने पूछा है ना क्वेश्चन, मैम लक्षिता। लक्षिता ने पूछा है, ओहो हाँ लक्षिता बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस पॉइंट फॉर दिस इलिप्स, याद है, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए, याद आया, माइनस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है या नहीं होती है, सोचो, सोच के बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है और हमें पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 करेंगे, तो एक्स को 0 करोगे यानी ये गायब हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स बी ब्रैकेट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, देखो आएगा, वही माइनस हमने राइट में एडजस्ट कर दिया और साइन थीटा अपॉन बी से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बच्चों कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, इतने सारे बैठ के देख रहे हो। तो एनीवे पॉइंट जी मिल गया, अब हमें पीजी की वैल्यू मिल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और पीजी लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कितना, b साइन थीटा माइनस ऑफ दिस, तो ये प्लस ऑफ b टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट हम लिख रहे हैं, हमें क्या करना है, ये साइन को एलसीएम के साथ यहाँ पर आ जाएगा, तो बी साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में है, नीचे साइन थीटा है, और ये है होल स्क्वायर के अंदर।
ठीक है, तो एक काम करो, इस b को बाहर करो, ये b यहाँ से बाहर आएगा, किस फॉर्म में आएगा, b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ अजीब सा क्यों दिख रहा है? एक मिनट, ठीक लिखा है ना मैंने? पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट के लिए मैंने x को 0 करा था, तो ये पूरा गायब, तो b अपॉन साइन थीटा लाइक दिस एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज दिस। ठीक है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ऐसा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा b टाइम्स साइन स्क्वायर और ये ऐसा, b स्क्वायर ओवरऑल बाहर आ जाएगा। हो तो ऐसे ही का, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या है, ये होल स्क्वायर है और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो पीजी की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साथ में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पीजी की वैल्यू कुछ अजीब सी नहीं आ रही है। भाई कोई कैलकुलेशन एरर हो तो बता दो बच्चों, सही तो लिख रही हूँ ना मैं। CF इंटू पीजी, इसे किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। CF इंटू पीजी, मैम मुझे एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ बताओ मैम जो बताओ। लास्ट टेस्ट था, मैं इसमें 100 में से कितने आ सकते थे मैथ्स में? लास्ट टेस्ट किस चीज का था यार, मैं तो इतने टेस्ट बना रही हूँ ना आजकल, मेरे को याद ही नहीं मैं किसमें क्या स्ट्रेट डल लाइंस डल का। रही। मैम स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का, उसमें हाँ भाई देखो, नॉर्मल की इक्वेशन ये है, ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें जैसे ही हम x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगी, इट वुड बी माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा अपॉन b। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट वुड बी 0 कॉमा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b इंटू साइन थीटा। तो वो पता चल जाता है, पता है क्वेश्चन करते करते तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि टर्म्स में जब तक सिमेट्री नहीं होगी कुछ बनेगा नहीं, तो मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ पर थी वो पता चल गई, नॉर्मल की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी है वो ये है, और अब बस हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला टू गेट पीजी। तो पीजी जैसे ही निकल जाएगा, हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा, और ए और बी की वैल्यू डाल देना एट लास्ट। ठीक है, तो ए 7 और बी 5 हमें गिवन है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसका मतलब है कैंसिल हो जाना चाहिए, और ए बी के टर्म में आंसर आना चाहिए, सो दैट तुम्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी इनमें से कोई एक। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट है, वी वर एट क्वेश्चन 18, तो 24th लास्ट दिस। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट हुज इसेंट्रिक एंगल इज π/4। मतलब अगर ये इलिप्स है और ये टेंजेंट है कोई पॉइंट P पर, P पॉइंट हमें पता है a cos थीटा b sin थीटा लेना है, और फिर से देखो यहाँ पे क्योंकि इसेंट्रिक एंगल गिवन है तो थीटा π/4 लास्ट में पुट कर देना। अभी हम a cos थीटा b sin थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर ये तो टेंजेंट लाइन हो गई, और हमें नॉर्मल भी ड्रॉ करनी है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पॉइंट P पर।
अब हमें करना क्या है, हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं फ्रॉम सेंटर, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो सेंटर ये ले लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ये हो गया, एंड परपेंडिकुलर ऑन नॉर्मल ये हो गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया हमें आंसर करना है। से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज पी, दिस इज से बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए पी बी ये कितना हो जाएगा, अगर ये P1 है और ये P2 है, P1 इंटू P2 के बराबर। और ये बड़ा आसान है, तुम्हें बस एक बार टेंजेंट लिखनी है एट P, नॉर्मल लिखनी है एट P, और फिर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला और फिर उनका प्रोडक्ट, ठीक है। अर्नव करके दिखा दूं? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास देखो फिर से टेंजेंट, बल्कि अब तो मेरे को याद ही हो गया है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो देखो कुछ ऐसा आता है, cos स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही आता है ना। ये हमारा हो गया P2 की वैल्यू, एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। ऊपर देखो हमने लिखा है, ये हमारा टेंजेंट लाइन, और ये मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये उसकी लेंथ CF, ठीक है। तो -1 और होल अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये P2 आ गया, P1 लिख देते हैं। P1 लिखने के लिए पहले नॉर्मल लिखना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है, ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, ये राइट साइड फिर से 0 कर लिया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ax1 by1 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये -c अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया P1 की वैल्यू। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, मतलब हमें P1 P2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला -b चेंज हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इन न्यूमरेटर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। एक है रूट ओवर कॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दूसरा क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। आंसर हमें देखो ए बी के फॉर्म में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो एनीवे थीटा की वैल्यू तो हम डाल ही देंगे बाद में, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि देखो ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे मॉड तुम हटा भी सकते हो। हॉरिजॉन्टल इलिप्स हमने कंसीडर किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और कुछ बोला नहीं है इन्होंने। तो ए ग्रेटर देन बी होगा तो डेफिनेटली ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। यू कैन रिमूव मॉड फ्रॉम न्यूमरेटर, और ये क्या लिखा है, रूट ओवर, ये एलसीएम के साथ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, रूट ओवर ऑफ दैट, यहाँ से ए बी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे रूट में देखो न्यूमरेटर में जो लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ से साइन कॉस ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों जो रूट हैं वो हट जाएंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बस अब थीटा की वैल्यू π/4 डालो एंड गेट द आंसर। ओके अर्नव? यस मैम। ठीक है, तो जैसे ही π/4 डालोगे तो 45 डिग्री हर जगह वैल्यू डाल देना बस। ओके, और कुछ इलिप्स में? ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। हाइपरबोला के डाउट्स देख लेते हैं फटाफट। हाइपरबोला वर्कशीट 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये तो हाइपरबोला की डेफिनेशन ही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
A point moves in a plane so that its distances PA and PB from two fixed points A and B in the plane satisfy the relation PA minus PB is K, where K not equal to 0. Then locus of P is a hyperbola. भाई ब्रांच ऑफ हाइपरबोला थोड़ी ना होगा, वो तो पूरा ही हाइपरबोला होगा. हाइपरबोला पे पॉइंट कहीं पर भी हो, हमारा जो PA माइनस PB है वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज इक्वल टू K. जिसका डाउट था उसे क्लियर है? मैम. ठीक है, ओके. ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला का मतलब बस क्या हो गया कि हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तुम कहीं पर भी पॉइंट ले लो. ठीक है, तुम यहाँ पर भी लोगे तब भी डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट सेम ही रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, तो ये 6th हो गया. क्वेश्चन 12th इज दिस. इसमें क्या है? इवन इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कोनिक. कोनिक दिखाई पड़ रहा है, एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. ये इस इवन एसेंट्रिसिटी इसकी है, और E2 किसकी है? ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. E2 एसेंट्रिसिटी इस कोनिक की है, तो हमें E1 E2 में रिलेशन ढूंढना है, तो दोनों को निकालो और चेक कर लो विच रिलेशन इज ट्रू. इसका डाउट था, बताओ भाई. हो जाएगा. बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इस वाले एलिप्स, ये कौन सा एलिप्स है? वर्टिकल एलिप्स है. तो जो रिलेशन है दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाला रिलेशन अब कैसा यहाँ पे लगेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. क्यों बच्चों? ठीक है ना. जबकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो रिलेशन है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा. उसमें मैंने बताया था ए और बी में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाइपरबोला के केस में हाइपरबोला तो तब चेंज होता है जब राइट साइड में -1 आ जाता है. कॉन्जुगेट हाइपरबोला सबको याद है या नहीं? हो जाएगा जिसका डाउट था. हाँ मैंने ऐसे ही करा था, एक बार करा दो ये वाला. अच्छा ठीक है, देखो फिर ये बी ए स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा. ये 4/9 इज 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर इज 1 माइनस 4/9 मतलब 5/9. तो ई की वैल्यू आ गई √5/3. ठीक है, जबकि यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1. ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर दो, 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 9/4, तो ये हो जाएगा 13/4. ई की वैल्यू √13/2. ठीक है, तो अब सबसे पहला रिलेशन चेक करो, क्या ये डिफरेंस 2 के बराबर है या नहीं. तो E1 स्क्वायर, ये E1 है और ये E2. ठीक है, तो E1 स्क्वायर मतलब 5/9 माइनस E2 स्क्वायर मतलब 13/4. तो डेफिनेटली नॉट ट्रू. जबकि क्या ये वाला ट्रू है? तो E2 स्क्वायर मतलब उल्टा कर दो, तो 13/4 माइनस 5/9. क्या इसकी वैल्यू 2 है? लग तो नहीं रही मेरे को, है ना भाई. 36 नीचे आ गया. ये 13 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 117 माइनस 20/36. तो नहीं ऐसे ये तो नहीं होगा. क्यों बच्चों? 97/36 2 के बराबर तो नहीं होगा, 72 होता है. हाँ, तो ये भी ट्रू नहीं है. तो बी या डी में से कुछ करेक्ट होगा. अब E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर मतलब 13/4 माइनस 5/9 की वैल्यू कितनी आ रही है? ग्रेटर देन 3 आ रही है या नहीं? चेक कर लो. यही निकाला था ना यहाँ पे अभी. तो ये कितना आ रहा था? 97/36 आ रहा था. तो ये तो ग्रेटर देन 36 है ना ये. तो ये ग्रेटर देन 3 है. नहीं, ग्रेटर देन 3 तो नहीं है. तो यानी ये बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. अरे बताओ भाई. यस मैम बी. हाँ, तो बस आ गया, क्योंकि ये 2 से तो बड़ा है बट 3 तो ये पहुंच ही नहीं रहा, तो 3 से लेस है. नेक्स्ट देखो क्या है. नेक्स्ट है 13th. 13 इज दिस वन.
Eccentricity of the hyperbola, this is √3 times eccentricity of the ellipse. तो हमें अल्फा आंसर करना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x² / 5 - y² / 5, और इस sec स्क्वायर को नीचे भेजोगे तो यहाँ पर cos² अल्फा आ जाएगा, = 1 हो गया, ठीक है। और इलिप्स को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² / cos² अल्फा प्लस y², और ये 25 भी है साथ में, ठीक है। y² / 25 = 1। तो हमें अल्फा का आंसर करना है, ठीक है। सही लिखा है ना मैंने, ये हाइपरबोला है और ये इलिप्स दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकालो, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन होता है इसमें ए बी से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो b² मतलब 5 cos² अल्फा = a² e² - 1, ठीक है। तो 5 5 गॉन, ये 1 इधर आ जाएगा, तो e² की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos² अल्फा, ठीक है। और इसके लिए इसेंट्रिसिटी लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा, भाई इन दोनों में से क्या बड़ा है, cos² अल्फा की वैल्यू << 1 होती है, ठीक है, यानी कि जो b है वो बड़ा है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे a² = b² 1 - e², ठीक है। तो a² मतलब 25, हाँ क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है तो बता दो। तो 25 cos² अल्फा इज दिस, तो यहाँ से आ गया 1 + ये e² लिख लो, e² = 1 - cos² अल्फा मतलब sin² अल्फा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला मतलब √1 + cos² अल्फा, ये e की वैल्यू लिख दी, ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लिया। इसकी जो इसेंट्रिसिटी है दैट इज √3 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स मतलब sin अल्फा, ठीक है। तो हमें अल्फा आंसर करना है, ओके। यहाँ से ऐसा हो गया, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 1 + cos² अल्फा आ जाएगा 3 टाइम्स sin² अल्फा के, ठीक है। तो 1 + 1 - sin² अल्फा इज 3 sin² अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे आके ये हो जाएगा 4 sin² अल्फा इज 2, दैट मीन्स ये 2, तो sin² अल्फा 1/2, तो sin अल्फा 1/√2 अल्फा 45 5/4। समझ आ गया जिसका डाउट था, Yes, ma'am. ठीक है। तो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वही वही करते जाओ बस। आगे 13 के बाद क्वेश्चन 24th इज दिस। सोमिल तुमने कर लिया ये क्वेश्चन 24th, नो मैम। डाउट है, यस मैम। किसने कर लिया ये, कोई नहीं बोलता। locus of point of intersection of the lines this and this is a hyperbola of eccentricity, यानी कि पहले हमें हाइपरबोला निकालना है फिर उसकी इसेंट्रिसिटी आंसर करनी है, ठीक है। हाँ ये प्लस है माइनस है, अरे भाई ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमें चाहिए, तो हमने मान लिया लेट दैट इंटरसेक्शन पॉइंट बी x1 y1, यानी x1 y1 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, √3 x1 - y - 4 √3 लैम्डा = 0 एंड √3 लैम्डा x1 + लैम्डा y1 - 4 √3 = 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, तो ई ऑफ हाइपरबोला आंसर करनी है, पहले तो इसका लोकस निकालना है, ठीक है। तो क्या करें भाई, इसमें से लैम्डा कॉमन है, लैम्डा कॉमन कर लो, तो ये आ जाएगा √3 x1 + y1 - 4, ये y1 है यहाँ पे, -4 √3 = 0, और ऊपर वाले में √3 x1 - y1 है। अच्छा, जो मैं सोच रही थी वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा,
भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा, तो लैम्डा एलिमिनेट कर देंगे फिर। x1 y1 को एलिमिनेट करना है बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो क्या करें, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, या एक काम करो, और क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है ना ये, x1 के नीचे लिख लिया √3, फिर √3 लैम्डा, y1 के नीचे -1 लैम्डा, और कांस्टेंट 1 के नीचे -4 √3 लैम्डा -4 √3, और x1 के नीचे वापस √3 लैम्डा, ठीक है। अब x1 अपॉन y1 अपॉन 1 अपॉन x1 के नीचे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट 2 से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 4√3, और ये हो जाएगा प्लस का 4√3 लैम्डा स्क्वायर। y1 के नीचे इसको हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा नहीं ना, यहाँ से कैसे आएगा भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, हमें लॉन्ग कट पे ही जाना पड़ेगा, इससे बात नहीं बनेगी बच्चों। x1 y1 निकालो और फिर उसमें रिलेशन, तो वो हाइपरबोला आ जाना चाहिए। जिसका डाउट है ये सॉल्व करना है इसको, भाई एक काम करते हैं, इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी ये इक्वेशन, ये आ जाएगी √3 लैम्डा टाइम्स x1 माइनस लैम्डा y1 -4 √3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन एज इट इज है, अब दोनों को कर दो ऐड, ये हमारी से 1 है और ये 2, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 लैम्डा टाइम्स x1 ट्वाइस ऑफ दैट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे -√3 -4 √3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 2√3 लैम्डा x1 4√3 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 कट गया, ये 2 ऐसे आ गया, तो 2 अपॉन लैम्डा टाइम्स 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये x1 की वैल्यू आ गई। अब y1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन में इसमें कुछ भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी आ सकता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो अभी 1 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2 करेंगे तो x1 वाला टर्म अभी गायब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा y1, और फिर आ जाएगा -4 √3, और ये +4 √3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 4 √3 कॉमन 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, ऐसा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 √3 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा, दिस इज y1। अच्छा, अब हमें यहाँ इन दोनों से लैम्डा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो क्या किया जाए, x1 अपॉन 2 इसको ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा को मैंने अलग से डिवाइड कर दिया इन दोनों में अलग अलग, और 2 को लेफ्ट में ले लिया। यहाँ पे क्या लिखा है, y1 अपॉन 2 √3, अब लैम्डा को अंदर लेके जाओगे तो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा, ठीक है। अब क्या करें, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दें, लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों बच्चों, स्क्वायर करो, x1 स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 4 × 3 तो 12, हाँ। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, और -2 तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, और देखो हमें क्या मिल गया, हाइपरबोला। हाइपरबोला मिल गया, तो इसकी सेंट्रिसिटी अब तुम लोग निकाल देना, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन
48 इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. ठीक है, 4 को मैंने डिवाइड करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कुछ अलग तरीके से डायरेक्ट ही हाइपरबोला पे पहुंच जाए, तो वो हो नहीं सकता. तो मैं यहाँ पर यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, x1 y1 पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो एंड देन एलिमिनेट लैम्डा. ठीक है, एंड तुम यू विल हैव रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1. तो लोकस आ गया हाइपरबोला, फिर इसकी सेंट्रिसिटी यहाँ से. ठीक है, जिसका डाउट था उसे क्लियर है? सभी का था? हाँ, Yes, ma'am. ओके.